नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आयुर्वेद के मूल ग्रंथों में आज हम देखने वाले हैं वृद्धत्रयी को। ऐसे आपको पता है, आयुर्वेद की परंपरा ब्रह्मा से शुरू हुई, उसके बाद दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र और आगे अनेक ऋषि मुनियों ने उसको आगे बढ़ाई। इसमें अग्निवेश के जो अलग शिष्य थे, उसमें से पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य जो अग्निवेश, उन्होंने तंत्र लिखा, उसका नाम अग्निवेश तंत्र था। और उसके बाद चरक संहिता का निर्माण चरक मुनि ने किया और उसके बाद दृढ़बल ने उसकी व्याख्या से पूरित किया। उसकी हम आगे बात देखेंगे। सबसे पहला जो वृद्धत्रयी सबसे पहली है, उसमें से सबसे मुख्य ग्रंथ है चरक संहिता। वृद्धत्रयी अर्थात 3 संहिताओं का समूह। 3 संहिता जो प्राचीन मिल रही है, इसके लिए उसको वृद्ध कहा जाता है। तो वो 3 संहिता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम, अर्थात वो भी एक संहिता है। चरक संहिता का निर्माण चरक मुनि ने, सुश्रुत संहिता का निर्माण सुश्रुत ने और वाग्भट अष्टांग हृदयम का निर्माण वाग्भट ने किया है। तो अब देखते हैं कि जो उपलब्ध संहिताएं हैं, उसमें से चरक संहिता अभी देखने को पूर्ण रूप से उपलब्ध देखने को मिलती है। वो एक परंपरा से एक अपडेट होती आई है। उसमें अग्निवेशे कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते, और ये इसके आगे दृढ़बल पुरीते। तो इसके लिए 3 वस्तु हम देख सकते हैं। अग्निवेश ने तंत्र की रचना की, उसके बाद चरक संहिता की रचना हुई और उसका जो भाग खंडित हो गया था वो दृढ़बल द्वारा पूरित हुआ। तो ये 3 स्टेप में चरक संहिता पूर्ण हुई और आज हमको वो भाग पूर्ण रूप से उपलब्ध हो रहा है। तो ये चरक संहिता भी उपलब्ध हो रही है। वो 5 भागों में उपलब्ध है, अनेक जगह से वो छपी है। स्थान वाइज अलग अलग जो स्थान है, जैसे निदान स्थान है, सूत्र स्थान है, चिकित्सा स्थान है, ऐसे स्थान वाइज उसकी उपलब्धता होती है। अब चरक संहिता की आप देखें तो एक तो मूल व्यक्ति पूरा ग्रंथ संस्कृत में लिख देता है, सूत्र में लिखता है, संक्षिप्त में लिखता है। उसके बाद उसकी व्याख्या की जरूरत पड़ती है। व्याख्या भी अनेक लेखक अपनी अपनी रीति से करते हैं, लेकिन कोई बहुत ही प्रामाणिक और गहराई की व्याख्या होती है जो यथार्थ रूप को प्रकट करती है। तो जो चरक के ऊपर जो सबसे प्रसिद्ध व्याख्या है वो चक्रपाणि की व्याख्या है। चक्रपाणि की व्याख्या इतनी प्रसिद्ध हुई जिसका नाम आयुर्वेद दीपिका है। लेखक चक्रपाणि है, जिन्होंने खुद में 11वीं सदी में एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम चक्रदत्त है। चक्रदत्त ग्रंथ से बहुत अच्छे प्रयोग हमको देखने को मिलते हैं। हम एक वीडियो में चक्रदत्त के प्रयोग की बात करेंगे। बहुत आयुर्वेद के चमत्कारिक प्रयोग चक्रदत्त नामक ग्रंथ में देखने को मिलते हैं जो चक्रपाणि ने लिखी है। 11वीं सदी में चक्रपाणि जी हुए, उन्होंने ये आयुर्वेद दीपिका नामक व्याख्या चरक संहिता के ऊपर लिखी और चरक संहिता का बहुत सारा भाग जो बहुत ही कठिन लग रहा था, बहुत दुर्बोध हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, वो वहां से समझ में आ गया आयुर्वेद दीपिका व्याख्या से। आगे जाकर गंगाधर राय की जल कल्पतरु व्याख्या भी बहुत उपयोगी है चरक संहिता के ऊपर। आगे जाकर योगींद्रनाथ सेन की चरक उपस्कार भी बहुत ही अच्छी व्याख्या है चरक के ऊपर। तो ये 3 व्याख्याएं चरक संहिता के ऊपर आप देंगे तो लगभग आपको चरक संहिता समझने में आसानी रहेगी। चरक संहिता का इतना महत्व है कि इसके लिए बताया जाता है कि यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। ये बात कि जो चिकित्सा जगत के सारे सिद्धांत आपको बाहर देखने को मिलते हैं वो यही है, और जो कुछ बातें यहाँ है वो अभी तक भी बाहर देखने को नहीं मिलती है। इसके लिए चरक संहिता का ये महत्व वैद्य समाज ने एक सूत्र से स्वीकारा हुआ है। तो अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते, अर्थात अग्निवेश ने तंत्र की रचना की और बाद में चरक मुनि ने उसका प्रतिसंस्कार किया। आगे जो ये संहिता है उसको अभी संस्कृत बहुत सारे वैद्य नहीं जानते हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। मेरा एक निवेदन है कि संस्कृत आप अवश्य सीखें। जब तक हम संस्कृत को नहीं सीखेंगे तब तक हम आयुर्वेद के ग्रंथों को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाएंगे। अनुवाद कितना भी करें लेकिन उसकी एक मर्यादा है। भाषांतर में अंतर आ ही जाता है। भाषा का अंतर वो बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर यदि आए तो हम सिद्धांतों को वही रूप में नहीं समझ पाते। इसके लिए हमने संस्कृत का कोर्स भी शुरू किया है और संस्कृत के हमारे वीडियोस भी YouTube पर है, उसको भी आप देख सकते हैं। वो संहिता समझने के लिए आपको बहुत आसान होंगे। आगे यदि संस्कृत जब तक आप सीखते नहीं हैं, जब तक आप वो योग्य नहीं हो जाते हैं, तब तक
हिंदी व्याख्या भी बहुत आपको उपकारी होती है। तो चरक संहिता के ऊपर जयदेव विद्यालंकार ने भी हिंदी व्याख्या लिखी है, अत्रिदेव ने भी व्याख्या लिखी है और श्री कृष्णलाल ने भी हिंदी व्याख्या लिखी है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं, वो प्रामाणिक व्याख्या है। उन्होंने बहुत परिश्रम करके चरक संहिता के ऊपर ये व्याख्या की रचना की है। आगे हम देखते हैं सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता महर्षि सुश्रुत ने लिखी है और जो फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं, वो शल्य तंत्र का मुख्य विषय लिखकर उसने रखी है। चरक की व्याख्या चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए है, यहाँ पर सर्जरी को, शल्य तंत्र को ध्यान में रखते हुए बाकी बहुत कुछ बातें की है, लेकिन शल्य की बात उसमें मुख्य आती है, सर्जरी की बात मुख्य आती है। अनेक प्रकार के रोगों का और द्रव्य का वर्णन भी सुश्रुत संहिता में देखने को मिलता है। सुश्रुत संहिता के ऊपर सबसे प्रसिद्ध जो व्याख्या हुई वो डल्हण की हुई, आचार्य डल्हण की। तो डल्हण आचार्य की जो निबंध संग्रह नामक व्याख्या है वो सुश्रुत की सुप्रसिद्ध व्याख्या है, बहुत ही सुप्रसिद्ध व्याख्या देखने को मिलती है। आके चक्रपाणी दत्त की भी भानुमति व्याख्या भी सुश्रुत संहिता के ऊपर प्रख्यात है, उसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। और गईदास की जो न्याय चंद्रिका है वो भी बहुत ही स्पष्ट करती है सुश्रुत संहिता के तात्पर्य को, सुश्रुत संहिता के जो सूक्ष्म अर्थ है उसको बोधित करती है न्याय चंद्रिका व्याख्या। आपको यदि संस्कृत आता है, संस्कृत का बोध है, तो ये 3 व्याख्याओं का आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो हम हिंदी की व्याख्या भास्कर गोविंद घाणेकर नामक जो लेखक है, आपको पता है, जिसका बीएमएस कोर्स में वैद्यकीय सुभाषित करके एक पुस्तक आती है, वो आज भी कोर्स में है। उन्होंने वैद्यकीय सुभाषितों को अनेक जगह से संग्रहित करके ये दिया है वहां पर, वैद्यकीय सुभाषित नाम से, तो उसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। वही भास्कर गोविंद घाणेकर ने सुश्रुत के ऊपर हिंदी व्याख्या लिखी है, उसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी हिंदी व्याख्या अंबिका दत्त शास्त्री ने लिखी है, वो भी बहुत अच्छे अनुवादक है और उन्होंने अच्छा अनुवाद किया है। आगे देखें, अत्रिदेव विद्यालंकार ने भी हिंदी व्याख्या की है, वो भी स्टूडेंट्स के लिए और जो वैद्य है उसके लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। तो ये सुश्रुत संहिता की व्याख्या हमने देखी। सुश्रुत संहिता की व्याख्या यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या उसकी महत्ता है, कितनी गहराई है और आयुर्वेद के पदार्थों का कितना सहजता से, सरलता से वहां वर्णन देखने को मिलता है। आगे चरक और सुश्रुत के बाद क्रम आता है वाग्भट का। वाग्भट ने अष्टांग हृदयम करके एक ग्रंथ लिखा है, एक संहिता लिखी है, जो चरक और सुश्रुत का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। अनेक प्रकार के प्रयोग वहां पर अष्टांग हृदयम में बताए गए हैं, क्योंकि अत्रि कृतयुगे वैद्यः द्वापरे सुश्रुत स्मृतः कलो वाग्भट नामा तो गरिमात्र प्रदर्श्यते। क्योंकि पहले के काल के रोग जो होते थे वो कुछ बहुत तप करने से होते थे, जो सतयुग में थे। द्वापर में बहुत युद्ध हुए तो सर्जरी की जरूरत रही, तो सुश्रुत संहिता का अवतरण हुआ, सुश्रुत मुनि का अवतरण हुआ। वाग्भट, कलयुग में वाग्भट की बहुत प्रशंसा की गई है। कलयुग के लिए अष्टांग हृदयम बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि कलयुग के व्यक्ति को रोग हो गए, वो विपरीत आहार, विपरीत व्यवहार, विपरीत आचरण, इससे होगा, व्यसन उसके कारण होगा। तो इसके लिए क्या उपाय करें, इसका अष्टांग हृदयम में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। युगानुकूल अष्टांग हृदयम में महर्षि वाग्भट ने उसका वर्णन किया है। वाग्भट का देखें तो सिंहगुप्त शुनु, सिंहगुप्त के पुत्र थे और उन्होंने ये अच्छे तरह से दोनों ग्रंथों की रचना की है, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रह। आज हम अष्टांग हृदयम की बात देखेंगे तो अष्टांग हृदयम में लगभग 34 व्याख्या तो प्रसिद्ध है, 10 व्याख्याएं और भी है जो छोटी छोटी है। ऐसे मिलाकर तो 44 व्याख्याएं उपलब्ध होती है अष्टांग हृदयम के ऊपर। 34 व्याख्याएं जो अष्टांग हृदयम के ऊपर है, उसमें भी यदि आप सर्वश्रेष्ठ व्याख्या, जिसको प्रथम नंबर की व्याख्या कही जा सके या प्रथम नंबर की व्याख्या कह सकते हैं, ऐसी है सर्वांग सुंदरा व्याख्या, जो अरुण दत्त ने लिखी है। अष्टांग हृदयम का हृदय ही उन्होंने खोल दिया है व्याख्या में। तो सर्वांग सुंदरा व्याख्या बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। बहुत जो विद्वान वैद्य है वो इसका अभ्यास करते रहते हैं, अष्टांग हृदयम की ये सर्वांग सुंदरा व्याख्या का। मैंने भी इस व्याख्या का अच्छी तरह से अध्ययन किया है पूज्य गुरुवर्य विश्वनाथ गुरु जी के पास से। आगे हेमाद्रि का आयुर्वेद रसायन नाम की व्याख्या, हेमाद्रि की भी प्रसिद्ध है, जो अष्टांग हृदयम के ऊपर है।
उन्होंने भी बहुत स्थानों में स्पष्टता दी है, बहुत संदिग्ध स्थानों में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा आयुर्वेद रसायनम नामक व्याख्या में बताया है। अब देखते हैं कि यदि हम संस्कृत नहीं जानते हैं, संस्कृत का अभ्यास हमारा इतना नहीं है, तो हिंदी में भी अत्रि देवगुप्त की व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। अच्छी तरह से हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया है। तो अत्रि देवगुप्त और दूसरे जो लालचंद्र है उन्होंने भी अच्छी तरह से हिंदी व्याख्या दी है। तो ऐसे हिंदी व्याख्याओं का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो अनेक प्रकाशनों ने ये व्याख्या और संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या छापी है मूल ग्रंथों के साथ। तो ये वृद्धत्रयी हमारे घर पे, हमारे जो क्लिनिक है उस पर, हमारा चिकित्सा स्थान है वहां पर होनी चाहिए, ताकि हम रोज रोज नए नए विचार, नए नए जो चिकित्सा के सूत्र है उसको जान पाए और लोगों का भला कर सके, लोगों तक ये दिव्य ज्ञान को पहुंचा पाए। इसके लिए आज का विषय था वो वृद्धत्रयी का था। वृद्धत्रयी का निर्देशन संस्कृत एवं हिंदी की व्याख्या के साथ किया। और भी ऐसे विषय को लेकर हम आयुर्वेद की सेवा में रत रहते हैं, रत रहेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरि। जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य।